हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। आज हम जो है यूपी पीसीएल TG2 के इस लेक्चर में आपको एसी फंडामेंटल के आरएमएस और एवरेज मान के बारे में बताएंगे। देखेंगे कि किस तरीके से आरएमएस मान कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है और फिर फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आरएमएस मान एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके के फिनोमेना पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं आरएमएस मान के लिए जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वायर मान होता क्या है। देखिए, ये उष्मीय प्रभाव पर डिपेंड करता है, ये हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है। उष्मीय प्रभाव पर ध्यान दीजिएगा, उष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है। मतलब क्या है कि हमारे पास एक सर्किट है, एक कोई सर्किट है जिस सर्किट में सेम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें हमने एक कोई डीसी सप्लाई दिया सेम टाइम के लिए, ये आर है, इसमें मान लीजिए करंट आई डीसी फ्लो होता है। हमने एक सिंपल सर्किट और भी लिया, हमने एक और सर्किट लिया जिसमें सेम लोड लगा हुआ है, सेम टाइम के लिए हमने सप्लाई क्या लिया, एसी लिया, यहाँ पे आर। तो आप कहेंगे एसी फंडामेंटल्स की वह वैल्यू जो किसी डीसी सर्किट में या एसी सर्किट में सेम टाइम के लिए, मतलब डीसी और एसी का जो वोल्टेज होगा वो सेम टाइम के लिए अप्लाई किया जाए, तो जो हीट डिसिपेशन हो लोड के क्रॉस सेम टाइम के लिए वो सेम हो। मतलब यहाँ पे V अपान, इसको मान लीजिए V अपान आर, यहाँ मान लीजिए इसको E हमने रिप्रेजेंट किया तो I इज इक्वल टू E अपान आर। और अगर हम लोग हीट डिसिपेशन की बात करें तो फॉर द टी टाइम तो WDC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I स्क्वायर आर टी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं WAC इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। यहाँ पे I हमारा ये AC करंट है, ये हमारा DC करंट है। तो फाइनली यहाँ पे क्या है कि WDC इज इक्वल टू WAC जिस मान पर होता है वही हमारा क्या होता है, आरएमएस मान होता है फॉर द सेम लोड एंड सेम टाइम। ठीक है ना। तो आरएमएस मान को हम लोग कैसे जनरली डिफाइन करते हैं, इस तरीके से। और दूसरी बात क्या है कि आरएमएस वैल्यू को अगर हमें कहीं लिखना होता है, अगर हमें आरएमएस वैल्यू को कहीं लिखना होता है तो हम सामान्यतः आरएमएस वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर। मतलब किसी भी वैल्यू का, कोई भी अगर हमारे पास फिलहाल फंडामेंटल वेव है या किसी तरीके का वेव है, उसका हमें आरएमएस मान यदि कैलकुलेट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम लोग उसका क्या कर लेंगे, मीन करके रूट निकाल लेंगे। अभी देखिए उसको हम लोग कैसे देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है Vrms इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपान टी इंटीग्रेशन 0 से टी। अब यहाँ पे V ऑफ dt का स्क्वायर हो सकता है, I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जहाँ पर T आपका क्या होता है, आवर्तकाल होता है। क्या होता है, आवर्तकाल। और आपका V ऑफ T जो होता है ये ताक्षणिक मान होता है, ताक्षणिक मान किसका, वोल्टेज का। अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज का ताक्षणिक मान, टाइम करंट है तो करंट का ताक्षणिक मान, दोनों में से किसी का भी ये ताक्षणिक मान हो सकता है फिलहाल। अब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो आपका आरएमएस मान होता है ये हीटिंग फिनोमिना, मतलब हीट इफेक्ट पर निर्भर करता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें शिफ्टिंग ऑफ द वेव फॉर्म, जो आपका आरएमएस मान होता है, अगर मैं एक साइन वेव बनाऊं, एक साइन वेव के लिए आरएमएस मान अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन V ऑफ T इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी होता है। क्योंकि मैं इसके डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, हम लोग सिर्फ पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। अगर डिटेल कैलकुलेशन हम लोग करने लगे तो फिर मे भी बहुत लेंथी हो जाए ये टॉपिक। और डिटेल कैलकुलेशन जिसको देखना है, इंग्लिश का वीडियो मेरा देख सकता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जेई के लिए बताया गया, स्पेशली जो इंग्लिश में पढ़ाया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो V ऑफ T इज इक्वल टू Vm, यहाँ हमारा Vm क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। जब हम V ऑफ T की वैल्यू यहाँ अंदर रख के उसको इंटीग्रेट करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे
तो आरएमएस मान जो आपका आएगा, आरएमएस मान जो आएगा फुल वेव फॉर्म के लिए वो आएगा Vm/√2, Vm/√2। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास साइन वेव है, साइन वेव के लिए फुल वेव फॉर्म के लिए हमेशा और हमेशा Vm/√2 ही आएगा, Vm/√2 ही आएगा, चाहे ये वेव फॉर्म यहाँ से शुरू हो या यहाँ से शुरू हो। मतलब वेव फॉर्म में शिफ्टिंग कर देने से, अगर वेव फॉर्म की हम शिफ्टिंग कर दें, प्लस से माइनस से शिफ्टिंग कर दें, तो ध्यान दीजिएगा शिफ्टिंग करने से किसी भी वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर हम लोग बात करें कि वेव फॉर्म को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो आरएमएस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शेप बदल जाए वेव फॉर्म का तो उस टाइम पे आरएमएस वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। अभी आपका साइन वेव है तो आरएमएस वैल्यू कुछ है, अब यही हाफ वेव हो जाए, साइन वेव ही रहे, हाफ वेव हो जाए तो उसका आरएमएस वैल्यू कुछ और हो जाएगा। तो आरएमएस वैल्यू किसी भी वेव फॉर्म के शिफ्ट पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसके शेप पर डिपेंड करता है, उसके साइज पर डिपेंड करता है, किस तरीके का हाफ वेव है, फुल वेव है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, इस पे निर्भर करता है, चेंज हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। अदरवाइज साइन वेव ऐसा है, या मान लीजिए साइन वेव को हमने यहाँ से शुरू कर दिया, अब आप सोचेंगे क्या सर इसके लिए आरएमएस वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं, सिर्फ इसका रेफरेंस चेंज है, यहाँ हो जाएगा रेफरेंस बस, है ना। तो आरएमएस मान कभी भी शिफ्टिंग ऑफ द वेव फॉर्म पर डिपेंड नहीं करता, वेव फॉर्म को शिफ्ट करने से ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, आरएमएस वैल्यू जो आपका होता है, आरएमएस वैल्यू जो आपका होता है, इसी वैल्यू में जितने भी इक्विपमेंट आप जनरली देखते हैं घरों में, जितने भी इक्विपमेंट हम घरों में देखते हैं जनरली उन सब की रेटिंग आरएमएस वैल्यू में होती है। जितने भी हम लोग घरों में इक्विपमेंट देखते हैं, जितने भी, वो आरएमएस मान को ही दिखाते हैं। जितने भी वैद्युत यंत्र होते हैं, चाहे वो हमारा बल्ब हो या कुछ भी हो, फिलहाल आरएमएस वैल्यू को दिखाते हैं। उसके बाद हमारा आता है एवरेज वैल्यू, फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी हम सबको समराइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एवरेज वैल्यू की, देखिएगा, जिसको हम लोग औसत मान कहते हैं, औसत मान हम लोग कहते हैं जिसको। ये आपका चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना पे डिपेंड करता है। किस चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना पे? औसत का मतलब आप सिंपली भी जानते होंगे कि औसत क्या होता है। औसत क्या होता है ये आप बहुत आसानी से जानते होंगे। कोई दो नंबर है, उनको जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, औसत निकल गया, ठीक है। तो औसत निकालना, एवरेज निकालना आप बहुत आसानी से जानते होंगे। तो औसत मान निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। औसत मान निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिएगा, हमारे पास, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, हमारे पास एक साइन वेव होगा। औसत मान का जो फॉर्मूला होता है, औसत मान का जो फॉर्मूला होता है VAVG एवरेज 1/T 0 से T VT DT, ये औसत का फॉर्मूला होता है एवरेज मान का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम साइन वेव की बात करें, एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, V = Vm साइन ओमेगा टी। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट इक्वेशन भी हो सकता है, वोल्टेज इक्वेशन भी हो सकता है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि करंट इक्वेशन है तो कुछ और हो जाएगा, वोल्टेज इक्वेशन है तो कुछ और हो जाएगा, नहीं, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका अगर हम लोग औसत मान देखें, एवरेज वैल्यू हम लोग देखें तो 2Vm/पाई, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूले में रख के, तो हमें जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा औसत का 2Vm/पाई मिलेगा। अब ये हमने बताया आपको कि आपका ये किस पर निर्भर करता है, ये आपका जो है आवेश ट्रांसफर फिनोमिना पे, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ से कितना QDC, मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। और अगर हम लोग बात करें यही चीज़ AC को लेकर के, तो इसमें कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है QAC, ये हमारा दोनों क्या होता है, बराबर होता है। QAC = QDC, जिस वोल्टेज पर होता है वही औसत मान होता है, जिस वैल्यू पर होता है दैट इज एवरेज वैल्यू, औसत मान, ठीक है। तो औसत मान के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि औसत मान एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी किसी हम सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का, किसी हम लोग सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का औसत मान निकालते हैं, मतलब देखिए जितना धनात्मक है, धनात्मक साइड पे है, ये देखिए उतना ही ऋणात्मक साइड पे है। मतलब जब भी हम बात करेंगे तो ये देखिए Vm, ये -Vm,
तो अगर हम औसत निकालने की कोशिश करें तो क्या होता है, जितना पॉजिटिव और निगेटिव होता है उनको हम जोड़ें तो Vm माइनस Vm अपान अगर हम 2 करें तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फाइनली। मतलब एक साइनोसोडियल सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का औसत मान जो होता है, एवरेज वैल्यू जो होती है वो 0 होती है फॉर द कंप्लीट साइकिल। फॉर द कंप्लीट साइकिल मतलब एक टाइम पीरियड के लिए अगर देखें तो औसत मान जो होता है किसी भी साइन वेव का वो क्या होता है, 0 होता है। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने यहाँ लिख रखा है 2Vm/π, तो ये ध्यान दीजिएगा ये कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं है, ये टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे आधी ली गई है, पाई लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2π अगर टाइम पीरियड की वैल्यू ले लिया जाए, कंप्लीट टाइम पीरियड ले लिया जाए, तो औसत मान क्या होगा, AC फंडामेंटल का 0 होगा। तो ये आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी अगर सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, मतलब जितना पॉजिटिव में है उतना ही अगर नेगेटिव में है, तो उस टाइम पे उसका जो आपको औसत मान देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा फॉर द कंप्लीट साइकिल। अगर आप कंप्लीट साइकिल नहीं लेते हैं, आधा टाइम पीरियड लेते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। फाइनली जो साइन वेव हमारा होता है, वहाँ पे उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग हमेशा टाइम पीरियड को आधा लेते हैं अगर हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो। अदरवाइज अगर हम एवरेज वैल्यू को कंप्लीट टाइम पीरियड लेकर के t=2π लेकर के कैलकुलेट करते हैं तो ऑलवेज विल बी द 0, एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये बात हमें अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखना है। अब देखिए RMS वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज वैल्यू हमने जान लिया। अब अगर RMS वैल्यू ऑफ DC सप्लाई पूछे तो क्या होगा, RMS वैल्यू ऑफ DC सप्लाई अगर पूछा जाए तो देखिए क्या होगा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जान लीजिए। RMS वैल्यू ऑफ DC, तो DC का जो मैक्सिमम मान होगा उसके बराबर होगा, मैक्सिमम मान के बराबर। पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए। दूसरी बात कि जो आपका सभी इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, उपकरणों की रेटिंग RMS मान में होती है। और अगर कभी गलती से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, एक कॉम्प्लेक्स इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है V1 sin ओमेगा t प्लस V2 sin ओमेगा sin 3 ओमेगा t प्लस V3 sin 5 ओमेगा t प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से क्या है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेव है, मतलब यहाँ पे V1 V2 मतलब ये थर्ड हार्मोनिक्स वाला पार्ट है, ये फिफ्थ हार्मोनिक्स का पार्ट है, ये फंडामेंटल पार्ट है। अगर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स वेव दिख रहा है और कह दे इसका RMS निकालिए, तो VRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, VRMS अगर हमें निकालना है तो V1m मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू है या V1 है अपान √2 का स्क्वायर, V1 अपान √2 का स्क्वायर प्लस V2 अपान √2 का स्क्वायर प्लस V3 अपान √2 का स्क्वायर। सबका अलग अलग निकाल करके इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जब भी किसी कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म की बात करेगा। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म की बात करेगा तो उसके लिए हम लोग ये फंक्शन यूज़ करते हैं। मतलब इस तरीके के अगर वेवफॉर्म है जहाँ फंडामेंटल के साथ साथ कुछ हार्मोनिक्स भी ऐड हैं, तो वहाँ पे RMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फिनोमिना यूज़ करते हैं। ये बात हमें अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए। अब देखिए कि जो हमारा AC मान होता है, AC जो वैल्यू होती है, जो हमारा AC फंडामेंटल्स होता है, उसमें और क्या क्या बातें हमें जाननी है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, कैसे क्या हमें जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक AC को फंडामेंटल वेव को लिखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम लोग लिखेंगे। अब हम एक फंडामेंटल वेव बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग कई चीज़ें कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग एक फंडामेंटल AC वेव बनाते हैं। देखिएगा, देखिए ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, इसके लिए इक्वेशन V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t होता है। अगर हम बात करें RMS मान की बात करें
तो RMS मान क्या होगा, अगर हम बात करें RMS मान की, तो इसके लिए RMS मान जो होगा, ध्यान समझिएगा, VRMS इज इक्वल टू VM बाई रूट 2। VRMS इज इक्वल टू VM बाई रूट 2। अगर हमने RMS मान की बात की तो अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें, यहाँ पे हमने RMS मान तो देख लिया, अगर हम इसी तरीके से बात करें एवरेज वैल्यू की, अगर इसी तरीके से हम किसकी बात करें, एवरेज वैल्यू की, तो आप बताइए क्या होगा, औसत मान अगर हम बात करें, औसत मान, तो VAVG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2VM बाई पाई, 2VM बाई पाई। ये औसत मान हो गया। दो बातें हमने जान ली। अब तीसरी चीज आता है फॉर्म फैक्टर, जिसे हम लोग KF से दिखाते हैं, रूप गुणांक। फॉर्म फैक्टर मतलब रूप गुणांक, इसको हम लोग KF से दिखाते हैं, रूप गुणांक। इसके लिए फॉर्मूला होता है RMS मान बटे औसत मान। मतलब जो भी RMS मान आया, अगर उसको हम लोग औसत मान से डिवाइड कर दें तो साइन वेव का हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, इसी तरीके से पीक फैक्टर होता है, अभी कैलकुलेशन हम सबके लिए कर लेंगे। इसी तरीके से पीक फैक्टर होता है, मतलब पीक गुणांक जिसको हम बोलते हैं, पीक गुणांक, ठीक है। उसके लिए होता है KP, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं KP इज इक्वल टू अधिकतम मान बटे RMS मान। ये दो फार्मूले होते हैं जो हमें अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखना है और इम्पॉर्टेंट होता है। ये दो फार्मूले अतिरिक्त रूप से हमें ध्यान में रखना है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अलग अलग वेवफॉर्म्स के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो आप देखिए अगर हम लोग साइन वेव के लिए बात करें, अगर हम लोग किसके लिए बात करें भाई, साइन वेव के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, फिलहाल RMS मान, क्या होगा एवरेज वैल्यू, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर हम एक पार्टिकुलर किसके लिए बात कर रहे हैं, वेवफॉर्म्स के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है भाई, किससे डिवाइड कर देना है, तो देखिए अगर हम साइन वेव का RMS मान और एवरेज मान देखें तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर मतलब KF अगर हमें निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, आपका RMS मान कितना है, VM बाई रूट 2 अपान 2VM बाई पाई। इसको हम कट करेंगे तो 1.11 आएगा। मतलब AC जो आपका फुल वेव होता है, AC जो फुल वेव होता है उसका फॉर्म फैक्टर हमेशा कितना आता है, 1.11 आता है, क्या फॉर्म फैक्टर 1.11 आता है आपका फॉर्म फैक्टर। अगर पीक फैक्टर की बात करें तो हो जाएगा VM बाई मैक्सिमम वैल्यू और VM बाई, इसके बाद RMS वैल्यू बोल रहे हैं रूट 2, तो इसका हो जाएगा 1.41, इसका कितना आ जाएगा 1.41। ये तो हो गया साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर अक्सर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा वेव फॉर्म लें, एक हाफ वेव लें, हाफ वेव मतलब ऐसा, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है अगर हम उसको लेकर के चलें, एक रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ इस तरीके से होता है, तो अगर हम लोग इसको लेकर के चलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो RMS मान जो होगा वो क्या होगा, RMS मान IRMS लिख लीजिए या VRMS लिखिए, VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा VM बाई 2, कितना हो जाएगा VM बाई 2। और अगर V एवरेज की बात करें तो 2VM की जगह VM बाई पाई हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम लोग KP की बात करें, KP और KF की बात करें, KP और KF की बात करें तो ध्यान दीजिएगा KP का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और KF का मान कितना आ जाएगा, KF का मान आपका आ जाएगा 1.59 समथिंग जो भी है, 1.57 जो भी है हाफ वेव के लिए, वो हमारा हो जाएगा
ये हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का आरएमएस मान, एवरेज मान, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। सिमिलरली अगर देखिए कोई फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हो, जिसका फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हो, तब क्या होगा? फुल वेव रेक्टिफायर में सब कुछ सेम होगा जैसे कि हमारा होता है। तो वी आर एम एस वी एम बाई √2, वी एवरेज 2 वी एम बाई पाई, और अगर हम लोग बात करें के एफ की 1.11, के पी की बात करें तो 1.41। इम्पॉर्टेंट है, सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, अच्छे से नोट कर लीजिए सारी चीज़ों को। नो डाउट आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी फिलहाल। इसी तरीके से स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, इन सब का भी निकाला जाता है। स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव इन सब के लिए निकाला जाता है। तो ये हमारा जो है आज का जो है फिलहाल टॉपिक था, जिसमें हमने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू से रिलेटेड चीज़ें हमने देखी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू से सिंपली क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा। मैं इसमें एक क्वेश्चन लेकर के आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन देगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या देगा, कह देगा एक साइन वेव है, और उसका इक्वेशन लिख देगा 100। इस पे कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। 314t, ऐसे इस तरीके से कोई एक इक्वेशन दे दिया। अब देखिए आपसे कितने तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। सबसे पहली बात तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है, अधिकतम मान। क्या? अधिकतम मान, मतलब Vm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। आप इसको तुरंत इस इक्वेशन से तुलना कर दीजिएगा, Vm साइन ओमेगा टी, मतलब Vm की जगह पे आ गया 100, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 314। मतलब अगर ओमेगा की बात करें तो 314, अगर ओमेगा इज इक्वल टू देखा जाए तो 2πf होता है 314। अगर f की वैल्यू निकाला जाए तो 314 अपान यहाँ आपका 2π से डिवाइड कर दें तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी का मान मिल जाएगा कि जो सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया तो Vrms निकल जाएगा Vm बाई √2। तो Vm कितना है 100 है, √2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70.7। अगर आप चाहें तो एवरेज निकाल सकते हैं, आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालेंगे तो 100 अपान, मतलब 100 × 2 अपान पाई 3.17। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप कह सकते हैं 141 के अप्रॉक्सीमेटली, और 2 से मल्टीपल होगा तो कुछ और फिलहाल इसमें आएगा, है ना। तो यहाँ से आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट सकते हैं। आरएमएस वैल्यू मिल गया, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिया। देखिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिख दिया V ऑफ t इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हमारा वोल्टेज ही नहीं हो सकता है, करंट का भी इक्वेशन हो सकता है। ट्रीट उनके साथ भी ऐसे ही करेंगे, साइन 314t माइनस 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ फाई की भी वैल्यू दे रखा है कितना 30 डिग्री। अब कैसा है 30 डिग्री, लैगिंग है। कैसा है, कोई किसी रिफरेंस क्वांटिटी से निगेटिव है, मतलब ये लैगिंग है। तो ये बात हमें अतिरिक्त रूप से ध्यान देना है। बाकी 100 ओमेगा इन सब की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए। अगर यही चीज़ V ऑफ t इज इक्वल टू 100 साइन 314t प्लस 30 अगर होता तो मतलब यहाँ फाई की वैल्यू कितनी हो जाती, 30 लीडिंग एंगल। ये लीडिंग एंगल है, मतलब यहाँ पे अगर ये रिफरेंस है तो ये वाला ऊपर जा रहा है 30 डिग्री, और अगर कोई रेफरेंस है तो नीचे जा रहा है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, और क्लॉकवाइज मतलब माइनस। मतलब रेफरेंस आपका हमेशा ये होगा 0 लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस जो आपको दिख रही है। तो क्वेश्चन इसमें विभिन्न टाइप के पूछे जा सकते हैं। आरएमएस एवरेज वैल्यू से क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं फिलहाल पूछने का। तो आप जो है हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप उसको लगाने के लिए एक्टिव रहिए। कभी कभी आपसे कह देगा सीधे आरएमएस मान दे देगा, कह देगा एवरेज मान बताइए, कह देगा एक साइनोसोडियल वेव फॉर्म है, कह देगा इसका आरएमएस मान दिया है
एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बता दूं कि मान लीजिए ये साइन वेव का कोई भी आरएमएस मान दे रखा है, क्या आरएमएस मान दे रखा है, हमें नहीं पता है क्या है। अगर 100, इसी के लिए हम बात करें, अगर आरएमएस का मान दे रखा है ये, तो कहेगा एवरेज निकालिए। तो आप जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। अब आप देखिए आरएमएस वैल्यू हमें दिया है, एवरेज वैल्यू हमें निकालना है, और इसका मान हमें पता है कि साइन वेव के लिए इतना होता है। आरएमएस मान दे रखा है 70.7, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज को इधर भेज दीजिए, 70.7 डिवाइडेड बाई 1.11, इससे हम डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा एवरेज वैल्यू हो जाएगा। तो आप फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर की सहायता से भी बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं पे आरएमएस मान दे रखा है साइन वेव का, तो आप आरएमएस मान से फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करना, आरएमएस मान से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना फॉर्म फैक्टर का। तो ये सारे प्रोसीजर आप इसमें से कर सकते हैं। कभी भी इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है, कभी भी इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है कि कुछ आपको दे दिया और डायरेक्टली जो है कुछ बातें आपको नहीं पता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बस फार्मूले आपको सभी ध्यान में रखना है। अब देखिए सारे फार्मूले मैं एक जगह लिख देता हूँ, सारी चीज़ें एक जगह मैंने अभी लिखा भी था, बट एक बार मैं इसको सारी चीज़ें मैं समराइज़ करा देता हूँ। जो आपके पास आरएमएस मान का फॉर्मूला होता है, वी आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 1/t 0 से t vt का स्क्वायर dt। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t vt dt। और जो हमारा रियल में आरएमएस वैल्यू निकल के आता है साइन वेव के लिए Vm/√2, और जो V एवरेज निकल के आता है वो आता है 2 Vm/π, जो Kf आता है फॉर्म फैक्टर जो आता है आरएमएस मान बटे औसत मान, बटे औसत मान, और जो आपका Kp निकल के आता है अधिकतम मान, अधिकतम मान बटे अधिकतम मान बटे औसत मान। तो ये बातें हमें जो है स्पष्ट होनी चाहिए। Kp और Kf की वैल्यू अगर हमें क्लियर है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें आरएमएस, एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एसी में जो बेसिक आपको फॉर्मूले याद रखने हैं वो यही याद रखने हैं, 1 2 3 4 5, यही 4 5 6 फार्मूले जो है ये पहले बेसिक आपको याद रखना है फॉर द कैलकुलेटिंग आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू, फॉर द कैलकुलेटिंग आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू। बाकी इसके अतिरिक्त प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी सर्किट पे भी हम लोग बात करेंगे, उनकी में क्या क्या फार्मूले होते हैं, वो कैसे वोल्टेज करंट को लीड लैग कराते हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। इसमें अभी और भी जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग आगे डील करेंगे। प्योर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स ऑफ प्योर सर्किट, इट कैन बी प्योर रजिस्टिव सर्किट, इट कैन बी प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट। उसके बाद हम इनका मिक्स पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी हम मिक्स पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे किस पे, फार्मूले पे, सारे के सारे बस फार्मूले जानेंगे डिफरेंट टाइप के, और ज़्यादा हम लोग डिटेल इसमें नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। जितना आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बस हम उसी पे बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला देखने को मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मूला आपको देखने को मिलता है वो फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप इसके क्वेश्चन को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से करेंट्स, अगर एसी करंट है, आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, तो उनका समेशन पैरेलल में कैसे होता है, सीरीज में वोल्टेज का कैसे होता है। तो ये सारी बातें हम लोग इसमें चर्चा में आगे करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, बस आप लोग अपना सहयोग बहुत कम दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस फील्ड में हैं।
अगर आपको वीडियो में कुछ भी आपको लगता है कि जो आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो आई थिंक आपको जो है फ़िलहाल हमें कमेंट करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है कि यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम। आप मुझे जो है मेरे रैंकर्स कैरियर पॉइंट, जो आपका ये आपका कोचिंग है, इस कोचिंग का आपका मेल है rankerscareerpoint.com, आप उस पर जो है आप हमें मेल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल्स सारी मिल जाएंगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे कहीं पर भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें हर किसी भी मतलब सोशल मीडिया का एक सिंगल प्लेटफॉर्म भी हमने नहीं छोड़ा है जहाँ से आप मुझसे अपनी क्वेरीज़ ना पूछ सके। तो क्वेरीज़ आपको कहीं से भी हो रही हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक यू शुड शेयर विथ मी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। और आपको बिल्कुल जो है जज्बे और जुनून के साथ लग जाना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, और जहाँ पे भी दिक्कत आ रहा है उसे कोशिश करना चाहिए सॉर्ट आउट करें जितना खुद से हो सके। अदरवाइज़ आप औरों की हेल्प लीजिए, फ्रेंड्स की मदद लीजिए, आप टीचर्स की हेल्प लीजिए, बट आई थिंक आपका फुल फोकस होना चाहिए इस टाइम एग्ज़ाम पर, किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके चलना चाहिए। मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आऊँगा, बिल्कुल आप उसको मोटिवेशन कह सकते हैं या पढ़ने के लिए एक स्लॉट्स कह सकते हैं। मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में किस तरीके से आपको जो है पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई का क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, कैसे आप अपना शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, तो आपको कैसे बनाना है उस पर मैं चर्चा करूँगा और बताऊँगा आपको कि आपको अगर पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है तो क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, मैं उस पर बात करूँगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।